हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं आपके साथ एस एजुकेटर में आपका सबों का स्वागत करता हूं। मैं एज पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर आप सबों के सामने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेता हूं, जो हिंदी मीडियम में होती है। मैं यहाँ पर आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि एस एजुकेटर हमारा चैनल का नाम है। इसी चैनल के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल में आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की सेशन चलाई जाएगी, सब्जेक्टिव की क्वेश्चन आंसर लगातार प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप क्वेश्चन आंसर हम लोग के द्वारा भेजा जाएगा, आप उसको क्लिक करके भेजिएगा। हम उस पर क्लिक कर चेक करके रिकमेंडेशन दे देंगे और उससे आपका जो तैयारी में जो राइटिंग स्किल है वो आपका डेवलप होगा। इसी के साथ ही हम आपको पर चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही हम भले अभी हाल इस टाइम जो है अभी चल रहा है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो उसका भी हम आपके साथ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपके कमेंट पर मैं हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएगी और आपकी हर डाउट सॉल्व करवाई जाएगी। एज आ एल्डर ब्रदर, एज आ सीनियर के रूप में आपको जो भी हम लोग अपने बोर्ड के दरमियान गलतियां की उसको मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने जर्नी को अच्छा तरीक़ा से कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ले रहे थे, तो हम लोग अभी तीसरा चैप्टर में चल रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो वहाँ पे हम लोग जो है अमेरिकी वर्चस्व का हम कहानी पढ़ रहे हैं। समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बाद फैला। आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने कितने सारे ऑपरेशन करके पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपना दबाव बनाना चाहा और वो पश्चिमी और मध्य एशिया जो खास करके हाइड्रोकार्बनिक तेल क्षेत्र है, वहाँ पर अमेरिका अभी भी कब्जा करने के लिए अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसको आप आगे वाले परिदृश्य में देखिएगा कि किस तरीके से विश्व में वाद विवाद चलते रहता है और किस तरीके से एक वर्चस्व उसका फैला हुआ है, जिसमें यूएनओ जैसे संगठन भी उसके पीछे अप्रभावी साबित हो रहे हैं। चलिए हम आगे चल रहे हैं। हम इससे पहले आप सबों का वर्चस्व के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से वर्चस्व किसको कहा जाता है। एच.जे. मॉर्गनथाउ इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक हुए हैं। इसी के साथ ही आपका जो है मैंने बताया है कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अमेरिका का वर्चस्व पूरा तरीके से फैला है। अमेरिका का राजनीतिक वर्चस्व में एक तरीके से हम सैनिक वर्चस्व पर विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। सैन्य व्यवस्था, अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। सैन्य वर्चस्व का मतलब हो गया कि उसका शक्ति में किस तरीके से वर्चस्व, जो विश्व में एक तरीके से एक महाशक्ति के रूप में उसको कहा जाता है कि क्या कारण है उसको सैन्य शक्ति में। देखिए, सैन्य शक्ति का अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश हैं जो शक्ति पर ज़्यादा फोकस करते आए हैं। आप भारत भी देखिएगा तो वो लगभग 5वां या 6ठा देश ऐसा है जो एक महाशक्ति के रूप में है, जहाँ वो एक तरीके से अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सजग है, काफ़ी उसकी सैन्य शक्ति मजबूत है। आप रूस का शक्ति देख सकते हैं, स्पेन का देख सकते हैं, इटली का देख सकते हैं, फ्रांस का देख सकते हैं। फ्रांस हमारे देश में कई सारे मिसाइलों विमानों का आयात करते हैं। फ्रांस से हम लोग, रूस से भी आयात करते हैं, अमेरिका से भी हमारी साझेदारी चलते रहती है। कई आपने सैन्य अभ्यास के बारे में सुना होगा कि अमेरिका भारत के बीच में सैन्य अभ्यास चल रहा है, रूस और चीन के बीच में सैन्य अभ्यास चल रहा है, रूस भारत के रूप में चल रहा है। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है? एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही तो है, जिससे वो अपना विश्व में एक अपना दबदबा बनाना चाहता है कि मतलब उससे कोई भी देश बिना मतलब का विवाद ना ले, सोच समझ कर विवाद। ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये एक ज़रूरी बात हो जाती है, इस कारण से हम इस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इसका भी मेन पॉइंट है अमेरिका का वर्चस्व होने में। चलिए बात करते हैं। देखिए, अमेरिका का जो सैन्य व्यवस्था है उसको मैंने किस तरीके से आपको बताया था कि कंप्यूटर युक्त युद्ध हुआ, उसमें कंप्यूटर युक्त मिसाइलों का प्रयोग किया गया। इसमें इराक में काफ़ी नुकसान झेलने को मिला। ये कंप्यूटर मतलब इसका जो सैन्य व्यवस्था में है
डिजिटल मतलब यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी युक्त शस्त्र हैं इसके पास, साथ ही इसके नौसेना जो है, नौसेना का पैसिफिक एंड अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जो है एक मतलब महाप्रदर्शन, महाशक्ति के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित है। इसके जो है वायुसेना काफ़ी AI से निर्मित है। ये चीज़ें हैं जो सैन्य व्यवस्था में, अमेरिकी की सैन्य व्यवस्था में आज भी देखी जाती थी, पहले भी देखी जाती है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो है अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो विश्व के 12 देशों का जो सैन्य शक्ति है उसके मुकाबले का, 12 देशों का जो सैन्य शक्ति है ना, उसके मुकाबले में अकेला अमेरिका उस महाशक्ति के रूप में है। जिस तरीके से उसकी सैन्य व्यवस्था है उसमें उसका एक वर्चस्व का एक प्रमुख कारण है कि जो टॉप 12 जो सैन्य शक्ति के रूप में प्रमुख देश हैं, उन 12 देशों को जोड़ के जितनी सैन्य शक्ति पर एक निर्मित होगी, उतना स्पेशल शक्ति जो है अमेरिका के पास अवेलेबल है। तो एक चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ। बता रहा था कि जो अमेरिकी की जो सैन्य शक्ति है 12 देशों के मुकाबले अकेला प्रमुख सैन्य शक्ति, मतलब यहाँ पर जो है अमेरिका का जो शक्ति प्रदर्शन है वो काफ़ी मजबूत है पूरे दुनिया के मुकाबले में। इस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व में सैन्य वर्चस्व का प्रमुख भूमिका है। मतलब जो है सैन्य व्यवस्था का जो अमेरिकी का वर्चस्व, उसमें सैन्य व्यवस्था का काफ़ी तरीके से मजबूत प्रदर्शन है, जिसके तहत आज भी अमेरिका का जो है प्रदर्शन देखने को मिलता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सैन्य वर्चस्व अमेरिका का पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। किस तरीके से 12 देशों के मुकाबले अकेले, मतलब जितनी 12 देशों की सैन्य व्यवस्था है उतना तो अकेला अमेरिका के पास है। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से अमेरिका जो है राजनीतिक रूप से और शक्ति प्रदर्शन के रूप में किस तरीके से एक महाशक्ति के रूप में है, जिसका वर्चस्व पूरे विश्व में आज भी फैला है, जो आप लोग देख ही रहे हैं, हाल फिलहाल के युद्ध में भी देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम बात किए कि किस तरीके से अमेरिका का राजनीतिक रूप से उसका वर्चस्व पूरे विश्व में है, किस तरीके से उसका सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व है, किस तरीके से मतलब कपड़ा से लेकर खाना पीना से लेकर आप अपने रहन सहन की सारी व्यवस्था में अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव देख रहे हैं। इंडिया इस क्षेत्र में काफ़ी फैला हुआ है। किस तरीके से साथ ही इसका वर्चस्व में देखिए इंटरनेट, जो आज विश्व में एक तरह से एक ज़रूरत बन गया। जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान है, उसी तरीके से परिवहन है, उसी तरीके से इंटरनेट है। आप पूरी तरीके से इसको परिभाषा में कहें तो संचार में क्रांति लाने में अमेरिका का तो सबसे बड़ा प्रदर्शन ये आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्वप्रथम अमेरिका से आया है, अमेरिका से लॉन्च हुआ।
तो अब समझ सकते हैं किस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना एक छाप अलग छोड़ा है। इंटरनेट आज जो विश्व में मतलब हर देश के लिए इंटरनेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। एआई का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, चैट जीपीटी देख रहे हैं आप, इस यहाँ पे एप्पल का दबाव देख रहे हैं, टेल्सा जैसे कंपनियाँ जो सभी देश चाहती हैं कि उसकी फैक्ट्रियाँ लगे। ये सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका का वर्चस्व दिखा रहा है। इंटरनेट सर्वप्रथम अमेरिका में लॉन्च हुआ, अमेरिका से मतलब ये पूरे विश्व में फैला, जो आज विश्व की ज़रूरत बन चुकी है। इसी के साथ ही आप शिक्षा व्यवस्था में इसका देख सकते हैं तो MBA डिग्री आप सुने होंगे, काफ़ी हाई प्रोफाइल डिग्री है। आपका NCERT बुक में इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से फैलाया गया, किस तरीके से राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्थिक रूप से अमेरिका जो है परचेस। लेकिन ये ओल्ड NCERT में होगी, क्योंकि न्यू NCERT में इस चैप्टर को तो डिलीट कर दिया गया। तो MBA जो एक हाई प्रोफाइल डिग्री होती है, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई है। इसी के साथ ही आज के ज़माने में AI को देख सकते हैं, चैट जीपीटी को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आसपास अपने आसपास देख रहे हैं, जिसके प्रति हम लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, वो क्या है, वो अमेरिका जैसे देशों से ही तो डेवलप होके आया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अमेरिका हमारे हर एक घर तक उसका वर्चस्व फैला हुआ है। इस कारण से हमारे मोदी जी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनके द्वारा स्वच्छ भारत, स्वदेशी भारत का अभियान चलाया जाता है। सबसे पहले स्वदेशी भारत की जो क्रांति देखिएगा, महात्मा गांधी भी जब वो 1947 के समय में भी आप असहयोग आंदोलन देख सकते हैं 1922 के काल में किस तरीके से चरखा को बढ़ावा देकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा दिया। क्योंकि अगर देश स्वदेशी होना चालू हो जाएगा ना, उस दिन से उस देश का विकास काफ़ी तीव्र गति से फैलेगा। इस कारण से हमारी दूसरे के प्रति निर्भरता कम होगी। अगर हम AI जैसे चैनल को भारत में ही क्रिएट करें तो हमें ज़रूरत ना पड़ेगा कि हम चैट जीपीटी को यूज़ करें, AI जेमिनी को यूज करें। हम MBA जैसे हाई प्रोफाइल डिग्री को भारत में भी कुछ ऐसे डिग्रियों को लॉन्च करें जिससे भारत का भी एक प्रभाव बढ़ेगा। उसी तरीके से इंटरनेट हो गया, इंटरनेट के अन्य विकल्प भी हम खोज सकते हैं। इससे अमेरिका आप सुनिएगा 6G तक पहुंच चुका, हम अभी 5G के स्टार्टिंग फ्लोप पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से हर देश की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और किस तरीके से अमेरिका पूरे विश्व में एक तरीके से अपना वर्चस्व फैलाया हुआ, इससे निकलना भी एक तरीके से एक जंग के जैसा है, जिसमें स्वदेशी को बढ़ाना हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरनेट, MBA, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हुई, किस तरीके से अमेरिका में शुरुआत हुआ। आज पूरे विश्व में काफ़ी हाई प्रोफाइल डिग्री मानी जाती है इसको MBA। इंटरनेट के बिना तो आजकल ज़माना ही नहीं चल रहा। संचार क्रांति में अमेरिका का काफ़ी प्रभाव है। आप गडकरी जी का भाषण सुनते होंगे, जो परिवहन मंत्री हैं, आप उनके मुँह से सुने होंगे कि अमेरिका का जो सड़क नेटवर्क है, उतना नेटवर्क हम अपने भारत में बनाएंगे। तो आखिर सोचिए किस तरीके से हम अमेरिका के मुकाबले, अमेरिका का कंपेयर करके हम अपने विकास को बढ़ावा दें। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व पूरे विश्व में प्रभावित था, हाँ, अब के समय में उसमें परिवर्तन हुआ है। किस तरीके से आपने देखा हो कि नाटो जैसे देशों ने अभी उनका साथ देना छोड़ दिया है, और चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिक्स जैसे संगठन अमेरिका की चुनौती का एक रास्ता बन रहा है, जो उसके प्रदर्शन में काफ़ी आपको एक क्वेश्चन भी आएगा कि क्या जो अमेरिका का वर्चस्व है उसके बगैर भी हम एक नए वैकल्पिक रास्ता को खोज सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी देश अमेरिका को चुनौती दे सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं। अमेरिका का भी वर्चस्व अस्थाई नहीं रहा, अब तो उसके वर्चस्व में घटाव को देखने को मिल रहा है। भले वो टैरिफ पार करे, भले वो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, मतलब वो बौखलाया हुआ अंदर से, बस यही प्रदर्शन। हम बात कर लिए कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से पूरे प्रभावी है। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका का जो वर्चस्व है उस पर अगर अवरोध किया जाए तो किस किस तरीके से अवरोध हो, उस पर हम चर्चा करते हैं।
हम बात करेंगे अमेरिकी वर्चस्व में अवरोध। देखिए, अमेरिकी वर्चस्व में अवरोध के अभी रूप से 4 मुख्य चीज़ें हैं, 4 मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 4 मेजर पॉइंट्स। जो अमेरिकी वर्चस्व में आज अवरोध का एक कारक बने हुए हैं। उसमें आप देखिएगा कि वहाँ की जनता की उदारतापूर्ण भी एक उसके वर्चस्व में अवरोध है, उससे भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है। तो पहला मेजर पॉइंट्स यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ की एक संसद का नाम आपको मैंने बताया, इसका नाम है कांग्रेस, जिसको अमेरिकी संसद कहा जाता है। इसमें जो आप जानते हैं कि कोई भी देश का 3 पार्ट होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होता है विधायिका। अमेरिका का भी संसद इसी तरीके से चलता है, वहाँ पे अर्ध शासन समझता है, मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति ही सब कुछ है। तो कांग्रेस जो संसद है, कोई भी यहाँ पर गतिविधियाँ होती है उसमें कांग्रेस का समर्थन होता है। तो इस तरीके से कई सारी नीतियाँ हैं अमेरिका का, जिस पर कांग्रेस चाहे तो वोट डाल सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस जो संसद है वो अमेरिकी की संसद, अमेरिका जानते हैं कि 50 राज्यों का एक संघ है, तो वहाँ फेडरलिज्म सिस्टम है। तो वहाँ पे जो है कांग्रेस जो है एक अवरोध का कारक बनती है। कई नीतियाँ ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस असहमति जताती है, जिससे अमेरिका का जो राष्ट्रपति का शासन है, वो जो है प्रशासन व्यवस्था है, वो उसमें उसके जो कार्य प्रणाली उसमें रुकावटें पैदा होती हैं। ये पहला कारक हो जाता है, ये पहला पॉइंट है जहाँ पे अमेरिका को अवरोध किया जाता है। अवरोध यहाँ से वर्चस्व में देखने को मिलता है, ये जो कांग्रेस अमेरिकी संसद है। इसी दरमियान कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो है, अब अमेरिकी कोर्ट का एक इधर ही हाल फिलहाल का न्यूज़ बताता हूँ कि जो टैरिफ वार चल रहा था उस पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही थी। इसमें ट्रंप का कहना था कि अगर हम टैरिफ ना लगाएं तो अमेरिका का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर आगे का अपडेट मतलब पता ना क्या हुआ। अब उसकी देखिए, अभी जानते हैं जो राष्ट्रपति है उसी का न्यायपालिका, उसी का कार्यपालिका, उसी का विधायिका। तो इस तरीके से यह प्रदर्शन देखने को मिला कि वहाँ पर अमेरिकी वर्चस्व को किस तरीके से अवरोध किया जा रहा है, किस तरीके से उसके टैरिफ वार को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये एक ये पहला पॉइंट है जो कांग्रेस है, जो अमेरिकी वर्चस्व में अवरोध का पहला कारक बने। दूसरा कारक पर हम बात करें तो इसको रहने देते हैं आगे। दूसरा कारक हो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है अमेरिकी नागरिक में उदारता। ये एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको अवरोध करने में अमेरिकी नागरिक की जो उदारता है वो काफ़ी प्रभावित देखने को मिलती है, क्योंकि अमेरिका का जो नागरिक है उनकी जो सोच है, उनकी सोच मानवता को लेकर है, मानवता संरक्षण को लेकर यहाँ की नागरिकों का एक अलग सा एक माइंडसेट है, जिसके तहत वो मानव का जो दुर्व्यवहार होता है उस तरीके की नीतियों पर अमेरिकी सरकार पर हावी होती है और अमेरिकी सरकार को लेकर प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो काफ़ी एक तरीके से अमेरिका का जो शासन व्यवस्था है उसको एक तरीके कंट्रोल करने की एक क्षमता रखता है। इसमें अमेरिकी नागरिक की उदारता है जो मानवता संरक्षण को बढ़ावा देती है और
जब अमेरिकी नागरिक को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी नीतियाँ अमेरिका के शासन के द्वारा किया जा रहा है जो मानवता का उल्लंघन है, जो मतलब एक विश्व शांति के हित में नहीं है, तो उसके प्रति यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। प्रदर्शन व विरोध देखने को मिलता है, जो एक दूसरा कारक बनती है अमेरिकी वर्चस्व में विरोध में अवरोध में, कि किस तरीके से अमेरिका अपना मनमानी जब करेगा तो उसको रोकने की किस किस गतिविधियों को देखा जाता है। तो ये दो कारक बताएं, एक और कारक है उस पर हम चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों कारक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर देखिए कि अमेरिकी नागरिक में उदारता है जो मानवता संरक्षण को बढ़ावा देती है। जो किसी भी देश में मानवता उल्लंघन अमेरिका के द्वारा किया जाता है तो उसका विरोध और प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो इससे हम यहाँ सीख सकते हैं, हम भारतीय नागरिक, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि हमें जो है हर चीज़ सरकार पर थोपना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी होता है सरकार की गलती है, हम लोग का गलती है कि हम लोग रेल में टिकट जल्दी नहीं करवाते हैं, हम लोग का गलती है कहीं भी थूक बैठते हैं, हम लोग का गलती है कहीं भी गंदगी फैलाते हैं, हम लोग का गलती है कि रोड जहाँ बनता है ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा वहाँ पे गाय बैल सारी चीज़ों को जबरन वहाँ पर कब्जा करवा दिया जाता है, इससे रोड में खराबी आती है। उसी तरीके से जनता की कितनी सारी गलतियाँ हैं जो सरकार के विकास में एक अवरोध डालती है। अगर उस जनता में एक मानवतावाद की माइंडसेट बैठेगी, एक अपने देश के प्रति सजगता की माइंडसेट बैठेगी, तो हमें लगता है कि हमारा देश भी इस तरीके से विकसित हो जाएगा कि जिस तरीके से आज हम जापान को देखते हैं, जिस तरीके से आज हम चाइना को देखते हैं कि क्या वहाँ पे किस कंडीशन से। आप जापान की कहानी को देखिए, मेरा सजेस्ट है कि आप जापान की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा कीजिए, जापान की जनता की सोच की कल्पना कीजिए कि किस तरीके से जो उस पर परमाणु वार हुआ उसके पश्चात उसने जो है जिस तरीके से अशोक ने भेरी घोष से नीति से स्थान घोष की नीति अपनाई, आज जिस तरीके से पूरे जनता में इसका प्रभाव पड़ा, उसी तरीके से आप जापान का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर शांति प्रदर्शन को देखने को मिलता है, वहाँ पर जनता की माइंडसेट देखिएगा। वहाँ पर अगर सरकार की रिकमेंडेशन में बताता हूँ कि अगर ट्रेन जो है, ट्रेन काफ़ी जापान में अच्छा प्रोफाइल माना जाता है, भारत भी ट्रेन में क्षेत्र में काफ़ी विकास कर रहा है, तो अगर ट्रेन वहाँ पर 1 घंटा भी लेट होती है या आधा घंटा भी, तो वहाँ का जो रेलवे मैनेजर है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जनता से माफ़ी मांगता है। और उसी तरीके से जनता वहाँ पर अपने देश की कभी कमियों को बाहर लाने नहीं देता, उसका निवारण करता। हम जानते हैं कि हम भारत के पास उस क्षमता है कि हम कोई भी संकट से उभर सकते हैं। हम भारतीयों के पास एक प्रबल क्षमता है, एक ईश्वर का वरदान है। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, हम लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से सरकार की कमियां हैं तो उस तरीके से जनता के भी कमियां हैं। अगर जिस दिन जनता सुधर जाएगी, जनता अपने कार्यों के प्रति सजग हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को समझेगी, उस दिन से अब देखिएगा कि एक परिवर्तन होगा। अगर हमें परिवर्तन लाना है, अगर हमें हमारे देश को विकसित करना है, हमारे देश को स्वच्छ बनाना है, तो हम हर एक नागरिक को एक भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सरकार के थोपने से कुछ नहीं काम होगा। देखिए, सरकार सब है, सब सरकार की अपनी अपनी कार्यप्रणाली हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। आजकल का प्रदर्शन आप देखिए कि हम मानते हैं कि सरकार के यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ हैं। सरकार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कोई नई नीति नहीं ला पा रही है। और उसी तरीके से हम लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कोचिंग वाले बच्चों के साथ गलत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, पेमेंट लेकर उनके साथ तरह तरह के वादे को नकारा जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे दोनों साइड से गलतियाँ हैं, हम एक साइड की गलतियों को नहीं मान सकते। इसमें हमारा है कि हम सरकार को रिक्वेस्ट करें, सरकार से हम आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। तो आप बात कर रहे होंगे सीजेपी का, तो देखिए सीजेपी जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक नेता वहाँ पे सोनम वांगचुक है, काफ़ी अच्छे नेता हैं, उनका देश विदेश में भी नाम है। उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का मतलब एक विधि सरकार के सामने प्रस्तुत की थी, जो काफ़ी उपलब्धि के रूप में उनकी जानी जाती है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा मंच चुन लिया जहाँ पे
मतलब जन समर्थन तो कम है, उसी के साथ ही वहाँ पे नौटंकियाँ देखने को मिल रही है। किस तरीके से एंटी नेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी रोटी को सेकने को तैयार है। किस तरीके से वहाँ पर आप नौटंकी देख रहे होंगे, किस तरीके से आप वहाँ पे नाच देख रहे होंगे। ये क्या है? अगर आप शांतिपूर्ण कुछ मुद्दे को लेकर, शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ये जिम्मेवारी बनता है कि आप अपने मुद्दे पर आए। आपकी मुद्दा ही कोई नहीं समझ पा रही है। आप अन्ना हजारे का देख लीजिएगा आंदोलन, भ्रष्टाचार पर व्यापक आंदोलन था, 12 दिनों के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। आप किसान आंदोलन देख लीजिएगा, किसान आंदोलन के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार को भी झुकना पड़ा, तीनों कारण किसान का लेना पड़ा। तो उसी के साथ ही हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो लेकर आप बैठे हैं, आपके पास आपने युवाओं को ये मुद्दा दिया कि हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, तो आपका आवाज़ है कहाँ भैया? कहाँ नीट पेपर को लेकर कोई ऐसा पॉलिसी? कहाँ कुछ तरीके से अमेरिका में जो भारत में पेपर लीक हो रहा है उस पर लेकर आपका कोई मुद्दा है, कोई मानसेट है, कोई सुझाव है? हमें तो नहीं लग रहा। तो इस तरीके से आप ही बताइए कि आपको किस तरीके से सरकार उससे सहायता करे। आप एक ऐसे इंसान को ले लिए जो काफ़ी अच्छे हैं, उनका नाम बेचकर आप अपना रोटी सेकने को तैयार हैं, तो किस तरीके से आप हमारे युवा के जवाबदेही एक प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा कि जो भी सजग स्टूडेंट होगा इस प्रोटेस्ट में कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया, आपका ध्यान प्रदर्शन करना चाहा कि भारत जिस तरीके से जापान विकसित है, उस तरीके से भारत भी विकसित हो सकता है। इसमें सरकार और जनता दोनों की आपसी सहमति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोकतंत्र में असहमतियों का चुप होना एक तरह से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में विरोधाभास को ख़त्म होना। आप हमारे विपक्ष को देखिए, एकदम विपक्ष सही नहीं है, मतलब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि सरकार के पास वो ऑप्शन को रखा जाए। वो जातिवाद, मुस्लिम, आजम खां वगैरह इस सब के बारे में मुद्दा उठाते हैं, वो इस मुद्दा को नहीं उठाते हैं किस तरीके से कि महिला का उद्धार हो, रेप केस जो आजकल चल रहे हैं उस पर नीतियाँ बनाई जाए, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो हमारे सरकार पर भी हम लोग के द्वारा रिक्वेस्ट की आंदोलन प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर मुद्दा हो। हम सभी इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, तो हम इस अधिकार को पूर्ण तरीके से उपयोग करें, उसको बर्बाद ना होने दें। जय हिंद। चलिए हम इस टॉपिक पर आते हैं जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक और बताना था, उस पर हम बात करते हैं। आप नाटो संगठन सुने होंगे। आपको मैंने पढ़ाया था कि नाटो एक मतलब पूंजीवादी संगठन, जिसमें पूंजीवादी देश का एक संगुट संगठन है। नाटो जो है, नाटो में आप लगभग 32 देश हैं। देश जो हैं, जो अमेरिका का पूंजीवादी का समर्थन में एक गुट है। इसमें वेस्टर्न में इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, इन सारे देश इस गुट में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये अवरोध का कारण, जैसे आप हाल फिलहाल में देखे होंगे कि अमेरिका ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें ब्रिटेन, ईरान, फ्रांस और इटली ने कोई समर्थन नहीं दिया। उसने नाटो की धमकी भी दी अमेरिका ने, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अंश आप देखिए कि किस तरीके से अमेरिका के सभी नीतियों पर नाटो का समर्थन नहीं है। तो इस तरीके से नाटो का जो प्रभाव है वो अमेरिकी वर्चस्व के अवरोध में प्रभावी है। प्रभावी इस कारण से कि इसमें कई सारे विकसित देश हैं, कई सारे विकासशील देश हैं, तो सभी अपना विकास चाहते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका का जो उसके वर्चस्व में स्वार्थीपन दिखता है, उस पर नाटो का असमर्थन है। जो अमेरिकी वर्चस्व में एक अवरोध का सबसे बड़ा कारक देखने को मिलती है, जो विश्व प्रदेश में प्रदर्शन होता है कि किस तरीके से नाटो जो है वहाँ पर कई सारे देश हैं, वो अमेरिकी वर्चस्व के अवरोध का कारक बनती है, क्योंकि सभी नीतियाँ वो अमेरिकी का
अमेरिकी शासकों का वो समर्थन नहीं करते। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि 3 चीज़ें हैं जो अमेरिकी वर्चस्व के अवरोध का सबसे बड़ा कारक बनती है, जो हमारे हिसाब से आपको बताना ज़रूरी था। आपको मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मेरा जो है आपके साथ इसका 2 टॉपिक्स बचा हुआ है लगभग। आपका जो है 2 वर्चस्व मतलब एक अमेरिकी भारत का संबंध है और एक हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व पे कैसे निपटा जाए। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।